हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि NSLV के बारे में। दरअसल दोस्तों, रिसेंटली इसरो ने SSLV जो इसरो का नया रॉकेट है उसका असफल प्रक्षेपण किया। खैर, सारे रॉकेट का जो मेडन फ्लाइट होता है वो असफल ही होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, असफल हुआ इसरो। खैर, तो जो NSLV है इसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो देखिए, SSLV और NSLV ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, यानी कि SSLV स्मॉल, माइक्रो तथा नैनो सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित कर सकता है। लेकिन किसी को अगर नैनो सैटेलाइट प्रक्षेपित करना है और अगर SSLV के लिए कोई भी बुकिंग नहीं है तो वो क्या करेगा? उसको फिर से वही पूरे पैसे देने पड़ेंगे फ्लाइट के। लेकिन यहाँ इसरो एक नया रॉकेट लेके आने वाला है, NSLV यानी कि नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह कम से कम पेलोड को भी लॉन्च कर सकता है, यानी कि कम से कम वेट वाला। ओके, ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं कि पेलोड की जो क्षमता है वो कितनी होने वाली है। पर इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको भी एक हाईलाइट मिल सके, एक ओवरव्यू मिल सके कि ये है क्या है ये। ओके, मतलब कम लागत में हम इसको पूरा प्रक्षेपित कर सकते हैं। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्या है ये, मतलब बेसिकली व्हाट इज इट? देखिए, ये बेसिकली एक मतलब लॉन्च व्हीकल है जिसको स्पेशली बनाया गया है नैनो सैटेलाइट्स के लिए। यानी कि आप सभी को पता होगा कि जैसे जैसे हमारा जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, यानी कि जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो हमारे टेक्नोलॉजी जो पहले हम बड़ी जगह पे लेती थी, अब वो छोटी जगह में हो रही है। यानी कि इन केस अगर आप गौर करोगे तो जो पहला कंप्यूटर था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन अभी के कंप्यूटर्स काफ़ी एकदम छोटे हो रहे हैं। ओके, तो इसी चीज़ को देखते हुए जो हमारे पहले सैटेलाइट, जो पुराने सैटेलाइट्स थे वो काफ़ी बड़े होते थे, अब छोटे हो रहे, लाइट वेट हो रहे। तो लाइट वेट हो रहे हैं तो लॉन्च कौन करेगा? तो वही भैया NSLV है, यानी कि नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर आप इस NSLV के जो स्टेजेस है उसको गौर करोगे तो भैया इसमें RH560 रॉकेट है। RH560 यानी कि जो हमारा रोहिणी रॉकेट है, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट। तो RH560 जो रोहिणी साउंडिंग रॉकेट है हमारा, उसके दो स्टेजेस है। जो आपको रेड कलर के नीचे वाले दो स्टेजेस दिख रहे हैं ना, ये इससे पहले भी फ्लाई हो चुके हैं, इसलिए हमें पूरा आप कह सकते हो 100% श्योर है, या मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस है कि ये सफलतापूर्वक उड़ जाएगा। लेकिन ऊपर जो 2 या 1 चरण है उसके बारे में पता नहीं मुझे, क्योंकि खैर दोस्तों, ये जो 2 स्टेजेस है इसके बारे में तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि सफलतापूर्वक उड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी इसरो ने रोहिणी 560 साउंडिंग रॉकेट उड़ाया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो खैर देखेंगे जो भी होगा, लेकिन असफल नहीं होगा, इतना मुझे पता है। आप देख सकते हो दूसरा पॉइंट जो है, मैंने 2+ क्वेश्चन मार्क दिया है स्टेज टू स्पेस। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि रोहिणी साउंडिंग रॉकेट जो है उसके यहाँ 2 चरण आपको दिख रहे हैं, जो ऑरेंज कलर के है, जो रेड या ऑरेंज जो भी हो वो कलर के। तो ये जो 2 स्टेजेस है, ये 2 स्टेजेस के ऊपर, और शायद से मुझे एक स्टेज सॉलिड लग रहा है और एक स्टेज लिक्विड लग रहा है, जैसे कि हमारे SSLV में है। अगर आप गौर करोगे तो मुझे इसका एक स्टेज सॉलिड और एक स्टेज लिक्विड लग रहा है, एज पर ये रेंडर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना उससे। पर हो सकता है कि ये 3 स्टेज टू स्पेस हो सकता है, पता नहीं। पर 2 स्टेज है इसमें, ये कंफर्म है, देख कर ही पता चल रहा है कि ये RH560 रॉकेट है। खैर, आगे बढ़ते हुए, वाई डू वी नीड इट, यानी कि हमें ज़रूरत क्यों है? देखिए, ये एक ऑक्सिलरी या सेकेंडरी ऑप्शन होगा हमारे SSLV के लिए। यानी कि अगर हमारा आप सभी को पता है कि इसरो एक नया लॉन्च पैड बना रहा है कुलुशेखरम पटना में हमारे SSLV को लॉन्च करने के लिए। तो भैया SSLV को लॉन्च करने के लिए एक नया लॉन्च पैड बन रहा है, पर जो हमारा SSLV है क्या वो वहीं से ही लॉन्च होगा? मतलब क्या वो एक डेडिकेटेड समर्पित लॉन्च पैड होगा SSLV के लिए? जी हाँ, ज़रूर होगा। लेकिन वहाँ से हम ऐसा, मतलब मेरा अनुमान है, एज आई थिंक सो, कि वहाँ से हम NSLV को भी लॉन्च कर सकते हैं। क्यों? आप इसका ज़रा आंसर सुनिए। पहले आपको ये जानना होगा कि वाई डू वी नीड इट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखिए, ये एक ऑक्सिलरी यानी कि सेकेंडरी ऑप्शन है हमारे SSLV के लिए। अगर SSLV पे ट्रैफिक ज़्यादा आ जाता है तो हम NSLV के ऊपर वो ट्रैफिक शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप कह सकते हो डिवाइड कर सकते हैं। अगर समझो 50 सैटेलाइट SSLV पे आ चुके हैं, यानी कि SSLV को अगर 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करने हैं तो 25-25 दोनों डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि NSLV 25 ले सकता है, SSLV 25 ले सकता है। या आप कह सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ
तो 20-30 का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, या 10-40 का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, तो ऐसा है, सेकेंडरी ऑप्शन है। और देखिए ये लोग एक हाई कैडेंस बनाना चाहते हैं। ओके, मतलब इनको एक हाई कैडेंस चाहिए, क्योंकि अगर आप गौर करोगे एसएसएलवी को, तो एसएसएलवी इतना कैडेंस नहीं दे पाता। आई मीन उसका एक ही लॉन्च हुआ है, लेकिन अगर आप गौर करोगे इस पूरे, आप कह सकते हो, मतलब जब इंटीग्रेशन दिखा रहे थे वो लोग एसएसएलवी का, तो अगर आप गौर करोगे तो उन्होंने कई सारे नोट बोल्ट्स लगाए हैं, स्टेजिंग इंटर स्टेजिंग की है। वो कह तो रहे कि हम 3 दिन में कर लेंगे या 1 हफ्ते में कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है ना कि अगर आप 1 हफ्ते में कर रहे हो, इन केस आपसे एक चीज़ गलती से छूट जाती तो वो गलती बहुत बड़ी हो सकती है। इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि एसएसएलवी इतना हाई कैडेंस नहीं दे पाएगा, इसलिए ये लोग थोड़ा कैडेंस बढ़ाने के लिए इस एनएसएलवी को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, डिज़ाइन क्यों कर रहे हैं, तो ये माइक्रो और नैनो सेट्स इससे लॉन्च हो सकते हैं। माइक्रो मतलब नैनो से कम, ऐसा मुझे लगता है। पर खैर, माइक्रो नैनो ज़्यादा बड़े नहीं होते, स्मॉल सैटेलाइट्स थोड़े से बड़े होते, पर माइक्रो और नैनो काफ़ी छोटे सैटेलाइट्स होते हैं। तो उनको प्रक्षेपित करने के लिए ये एनएसएलवी है। तो ये जो ऊपर के 3 टॉपिक है, इससे आप समझ चुके होंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। अभी हम शिफ्ट होते हैं क्यों, यानी कि हमें आप कह सकते हो ये जो रॉकेट है इसके ऊपर शिफ्ट ही क्यों करना है। देखिए, जब हमारा एसएसएलवी बन चुका ही है एसएसएलवी पर, लेकिन जब वो कमर्शियल उड़ान भरेगा, यानी कि जब पूरा ये एनएसएलवी एसएसएलवी जब पूरा कमर्शियल हो जाएगा ना, तो प्रॉब्लम ऐसा आएगा कि इसरो के पास सिर्फ एसएसएलवी होगा। कम बजट वाला एक रॉकेट होगा इसरो के पास। ओके, कम बजट वाला रॉकेट एसएसएलवी ही होगा। 30 करोड़ पूरी लागत है इस रॉकेट की, और 30 करोड़ मतलब सारे लोग इसी एसएसएलवी पे शिफ्ट होंगे कि भाई ये जिनके भी छोटे सैटेलाइट्स है वो एसएसएलवी से ही लॉन्च करेंगे। तो एक मन में सबके, आप कह सकते हो, एक उत्सुकता होगी कि भैया एसएसएलवी के ऊपर ही हमें लॉन्च कर रहा है, क्योंकि पैसे भी कम लगेंगे। खैर, पैसे की बात यहाँ आती है फिर से कि अगर हम एसएसएलवी के बाद एनएसएलवी को आप कह सकते हो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो बेसिकली प्रॉब्लम ये होगा कि जो जो ट्रैफिक एसएसएलवी पे रहती थी वो अब एनएसएलवी पे धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? देखिए, अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि जो एसएसएलवी है, एसएसएलवी पर हम कई सारे प्रकार के जो सैटेलाइट्स है वो लॉन्च कर सकते थे, लाइक नैनो, स्मॉल, माइक्रो। ओके, ये 3 से लेकर 4 आप कह सकते हो श्रृंखला के सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन एनएसएलवी एक ऐसा रॉकेट है जिसके ऊपर हम 2 प्रकार के सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं, माइक्रो और नैनो। ओके, तो प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी देखिए यहाँ जो माइक्रो सैटेलाइट्स है उसको भी एसएसएलवी के ऊपर ही लॉन्च करना होगा वर्तमान में। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा लॉन्च व्हीकल नहीं जो नैनो और माइक्रो सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है, वो कम लागत में। इसलिए उनको फिर से एसएसएलवी के ऊपर अगर लॉन्च करना है तो उनको उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना स्मॉल सैटेलाइटों को लॉन्च करने के लिए देना पड़ता है। ओके, सो इसीलिए इसरो एनएसएलवी बना रहे ताकि कम लागत में, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स हम अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। और इसका सिर्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो आप कह सकते हो, जो परिणाम या जो आप कह सकते हो लॉस है, वो सीधा स्पेसएक्स को होने वाला है। क्यों? इसका आंसर भी मैं दे देता हूँ। देखिए, अभी इसरो स्पेसएक्स जो है वो स्टारलिंक डेवलप कर रहा है। अगर आपने गौर किया होगा तो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स बहुत छोटे, काफ़ी छोटे। तो वैसे ही छोटी सैटेलाइट्सों को लॉन्च करने के लिए एनएसएलवी तथा एसएसएलवी को डिज़ाइन किया गया है। ओके, हालांकि अभी तक इसकी पेलोड कैपेसिटी नहीं पता चली, लेकिन जल्दी पता चल जाएगी। और पहली बात तो ये इजी टू असेंबल और लॉन्च है, जैसे कि हमारा एसएसएलवी है। खैर, एसएसएलवी को हम असेंबली तो जल्दी कर सकते हैं एसएसएलवी की, लेकिन आप कह सकते हो ये एसएसएलवी हमारा इजी टू लॉन्च नहीं है। जैसे कि अभी आपने देखा लॉन्च असफल रहा था वीटीएम यानी कि व्हीकल ट्रेनिंग मॉड्यूल पर। तो खैर, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एसएसएलवी थोड़ा सा आप कह सकते हो टाइम पास तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड है असेंबलिंग के वक्त। खैर, ये जो अभी ज़रूरत क्यों है वो भी देख लेते हैं हम। पीएसएलवी, जीएसएलवी और जो एसएसएलवी नया रॉकेट है, इसके ऊपर ट्रैफिक खूब आ जाएगा। मतलब ट्रैफिक यानी
आप कह सकते हो दबा के वेटिंग लिस्ट मिलने वाली है सारे लोगों को। अगर आपको कोई भी एक आप कह सकते हो मतलब सैटेलाइट लॉन्च करनी तो आपको दबा के वेटिंग लिस्ट मिलेगी कि भैया PSLV के पास हमारी इतनी बड़ी वेटिंग लिस्ट है, यानी कि PSLV पर इतने सारे लॉन्चेस बुक हो चुके हैं, GSLV पर इतने सारे लॉन्चेस बुक हो चुके हैं, क्योंकि GSLV भी अभी कमर्शियलाइज होने वाला है, क्योंकि GSLV मांगती है कि कमर्शियलाइज्ड लॉन्च जल्दी होगा जो NSIL करने वाला है। तो SSLV का भी वही हाल होने वाला है। तो जब भी अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करनी होगी तो पहले तो इसरो आपको यही बोलेगा कि भैया ये देखो इतनी बड़ी हमारी वेटिंग लिस्ट है, अगर आपको फिर भी आना है तो आप आ सकते हो। तो ऐसा प्रॉब्लम है। फिर हम बात करते हैं कि भैया कब हो सकता है लॉन्च हमारा NSLV का। तो देखिए फिलहाल के हालात देखकर मुझे तो 2030 लग रहा है। ओके, मुझे लग रहा है, मैंने कहीं से निकाला नहीं है ये, पर मुझे लग रहा है। क्यों, इसका भी उत्तर दे देता हूँ मैं। देखिए रिसेंटली जब हमने हमारा SSLV की स्लाइड देखी थी हमारे S सोमनाथ सर से, रिसेंटली यानी कि एक लगभग 1 साल हो चुका है उस चीज़ को, या उससे भी पुराना होगा। तो जब वो सोमनाथ सर हमको वो स्लाइड दिखा रहे थे, मतलब लॉन्चर्स थे और लॉन्चर्स में एक साइड SSLV था, SSLV के बाजू में NSLV था। तो भैया अभी तो प्रॉब्लम ऐसा है कि इसरो SSLV को डिज़ाइन कर चुका है, SSLV का लॉन्च भी कर चुका है, अब NSLV के ऊपर वो लोग शिफ्ट होंगे धीरे धीरे, तो उसके लिए टाइम लगेगा। मैं 2030 ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ये गलती भी हो सकती है। अगर आपको वो गलती सुधारनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। खैर, इनको NSLV के ऊपर बहुत काम करना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मुझे ये चीज़ मैंने SSLV से सीखी है, SSLV से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो SSLV का जो VT है, मैंने कि व्हीकल ट्रेनिंग मॉड्यूल है, वो असफल रहा था। सॉलिड स्टेज यानी कि ठोस चरण उन्होंने सफलतापूर्वक काम तो किया, लेकिन जो लिक्विड स्टेज है व्हीकल ट्रेनिंग मॉड्यूल, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, हिचकिचा गया। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए NSLV का जो फर्स्ट डेमो फ्लाइट होने वाला है, इस चीज़ को भी उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा एफर्ट्स लेने चाहिए हमारे NSLV के। अगर लिक्विड स्टेज होगा तो लिक्विड स्टेज के ऊपर, खैर लिक्विड स्टेज तो होता ही है इंजेक्शन के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा आप कह सकते हैं इफिशियंसी चाहिए होती, जो हमारे सॉलिड फ्यूल या सॉलिड स्टेज से नहीं मिल पाती। तो इसीलिए उनको लिक्विड स्टेज तो वो रखेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। फिर NSLV मिशन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड सून, यानी कि जल्द ही हमें NSLV का मिशन एक्सपेक्ट हम कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने बताया आपको 2030 भी एक टाइमलाइन दी, मतलब एक आपको मैं बता सकता हूँ कि मैंने एक डेडलाइन एक्सपेक्ट की है कि इतने तक हो जाना चाहिए, लेकिन हम एक्सपेक्ट भी नहीं करें कि वहाँ तक हो। शायद से 2031 में भी इनका लॉन्च हो, पता नहीं कब होगा, पर जल्दी होगा ऐसा मेरा अनुमान है। खैर, हम फ्यूचर की बात करते हैं। देखिए NSLV एक क्विकर ऑप्शन होगा SSLV से हमारे, आप कह सकते हो फ्यूचर में। क्यों, उसका भी आंसर दे देता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि अगर किसी को नैनो तथा माइक्रो सैटेलाइट्सों को लॉन्च करना होगा तो वो SSLV पर ही जंप मारेंगे, वो GSLV या PSLV पर जंप नहीं मारेंगे, क्योंकि उनका कॉस्ट हाई है। और रही बात कॉस्ट की, तो SSLV सिर्फ पूरा 30 करोड़ में बन जाता है, तो सब लोग हमारे SSLV पर जंप मारेंगे। दूसरी चीज़, तब जाकर SSLV पर जो पैसा है वो भी दबा कर इसरो लेगा, एनसिल लेगा। क्यों, क्योंकि देखिए उनका एक फिक्स्ड रेट होता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए अगर आपको माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च करने, आपको नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने हैं या स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करने, आपको पैसा उतना ही देना पड़ेगा जितना हर इंसान देता है, हर पार्टी देती है उसके सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। अगर आप स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करते हो तो आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। अगर आप माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च करते हो तो आपको स्मॉल सैटेलाइट के ही पैसे देने पड़ेंगे। ओके, ऐसा प्रॉब्लम है। कैन फेस एंड फेलियर, जैसे मैंने आपको बोला कि मतलब मैंने पहले आपको बोला था पिछली स्लाइड में कि उनको हार्ड वर्क करना चाहिए। ओके, ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनको हार्ड वर्क करना चाहिए NSLV के लिक्विड स्टेज को लेकर। लिक्विड स्टेज होगी ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पता नहीं सॉलिड भी रख सकते हैं, पर सॉलिड जमेगा नहीं उतना अंतरिक्ष में, क्योंकि उनको एफिशिएंसी चाहिए होती ज़्यादा, थ्रॉटल कम ज़्यादा करना होता है उनको। ओके, इसलिए वो लोग लिक्विड स्टेज रखेंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो जब मैं लिक्विड स्टेज का कर रहा हूँ तो लिक्विड स्टेज थोड़ा सा थोड़ा सा आप कह सकते हो हुलुलु हो जाता है, थोड़ा सा वो गड़बड़ा जाता है अंतरिक्ष में जाकर, क्योंकि वैक्यूम जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए आपके लिक्विड स्टेज का, तब जाकर आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए उनको थोड़ा सा आप कह सकते हो अच्छा
आई मीन व्हाट वी कैन से, उनको एक अच्छा हार्डवर्क करना चाहिए, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उनको एक फेलियर फेस करना होगा। क्योंकि अगर आप गौर करोगे, SLV3 जो हमारा सबसे पहला लॉन्च व्हीकल था वो भी फेल हुआ था उसके फर्स्ट मेडन फ्लाइट में। ASLV यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो भी अपनी मेडन फ्लाइट में फेल हुआ था। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो भी अपने मेडन फ्लाइट में फेल हुआ था। GSLV Mark 2 जो भी उसके मेडन फ्लाइट में फेल हुआ था। उसके बाद जो हमारा GSLV Mark 3 है वो भी उसके मेडन फ्लाइट में फेल नहीं हुआ था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए उस पर पहली बात तो पैसिव क्रायोजेनिक स्टेज लगाया गया था। पैसिव इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो वो क्रायोजेनिक स्टेज था ही नहीं, वो एक एम्प्टी स्टेज था शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो। इसलिए अगर GSLV Mark 3 के वक्त भी अगर वो लोग फुल्ली लोडेड क्रायोजेनिक स्टेज लगा देते तो वो GSLV Mark 3 का जो फर्स्ट डेवलपमेंटल फ्लाइट है, फर्स्ट D1 फ्लाइट थी, वो भी असफल रह सकती थी, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए NSLV भी फेल हो सकता है, D1 में नहीं तो D2 में भी फेल हो सकता है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन या डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है जहाँ आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। अभी आप स्क्रीन पर जो साइड में इमेज देख रहे हो ना, दरअसल वो SSLV की है। आप देख सकते हो कितना इंटीग्रेशन लंबा होता है इसका, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये लोग काफ़ी दिन लगाए, मतलब हाई कैडेंस नहीं मिल पाएगा इस इतने बड़े आप कह सकते हो लॉन्च आई मीन इंटीग्रेशन से। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ऐसा है ना कि ये जो आप सेगमेंट देख रहे हो ना, सेगमेंट के अंदर होता क्या है, सेगमेंट के अंदर ठोस प्रणोदन प्रणाली वाला ईंधन होता है। आई मीन HTP भी उसमें भरा जाता है। HTP यानी कि हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेरेन। दरअसल वो जो एकदम ऐसा गर्म खौलता हुआ लावा टाइप होता है, उसको आपको पोर करना होता है इन कास्टिंग में। जो आप गोल सेगमेंट देख रहे हो ना, उस कास्टिंग में आपको पोर करना होता है, यानी कि आपको आप कह सकते हो ड्रॉप करना होता है, गिराना होता है उस पूरे कास्टिंग में। और वो भी एकदम अच्छे से गिराना होता है, बीच में एयर गैप रहना नहीं चाहिए। अगर रह जाता है तो एक अनबैलेंस सा थ्रस्ट मिल जाता है आपको, तो वो आई मीन थोड़ा सा अनसेफ होता है आपके फ्लाइट के लिए। इसलिए आपको विदाउट एनी एयर गैप उसको भरना होता है। तो और वो जो भरने की प्रक्रिया है उसको बहुत टाइम लगता है, दबा के टाइम लेते हैं ये लोग उस भरने की प्रक्रिया को। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है भैया SSLV के इंटीग्रेशन के लिए, ओके, सारी चीज़ें चेक करने के लिए। रही बात NSLV की, तो ऐसा नहीं कि NSLV टाइम नहीं लेगा, लेकिन मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो इस SSLV से तो कम टाइमिंग लेगा इंटीग्रेशन का। खैर इनका मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल सैटेलाइट भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं NSLV यानी कि नैनो सैटेलाइट के ज़रिए। अगर आपने गौर किया होगा तो जो फोटोज़ है, फोटोज़ में आप देख सकते हो, फोटोज़ इन द सेंस जो रेंडर बनाया था गरीब साइंटिस्ट ने, उस पर आप देख सकते हो इसकी जो हीट शील्ड या जो आप कह सकते हो वो थोड़ा सा ऐसा आप देख सकते हो, इसका शेप थोड़ा सा अलग है। तो इसमें हम थोड़ा सा बड़े डायमीटर वाले जो आप पेलोड से वो भी रख सकते हो इस पार्ट में। तो खैर पेलोड कैरिंग कैपेसिटी अगर हम बढ़ा देते हैं तो हम मल्टीपल नैनो सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स, आगे जाकर स्मॉल सैटेलाइट्स भी इससे लॉन्च करवा सकते हैं। खैर ये मैं जितने भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में तथा इस मतलब जो भी मैंने स्लाइड्स दिखाए वो सारे मैंने जो रिसेंटली मुझे मिले हमारे ट्विटर पे, रेडिट ग्रुप पर और हमारे इंटरनेट गूगल जो भी होगा उससे जितने भी चीज़ मिले, यूट्यूब से जितने भी चीज़ मिले, उसके आधार पर मैंने ये स्लाइड्स बनाए। और कुछ स्लाइड्स मैंने मतलब कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने मेरे आप कह सकते हो इमेजिनेशन से बनाने की कोशिश की। होप सो ये जो मेरा मतलब आप कह सकते हो प्रयास था वो सफल रहा होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।